नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्यावरण और सामाजिक जो अध्ययन है उसके यानी कि मैटर और साथ में शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि एक मॉडल पेपर रूप में आधारित होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे, और वो भी है कि आपके जो भी सिलेबस है उस सिलेबस अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें मतलब पर्यावरण जो लेवल 1 भी रहेगा दोस्तों, और जो सामाजिक अध्ययन है लेवल 2 दोनों का साथ में बनाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है यानी सुमेलित नहीं है। लोनचारी हिमाचल प्रदेश, तो लोनचारी हिमाचल प्रदेश ये सही है, यानी वस्त्रों से संबंधित राज्य को आपको युग्म देखना है। तो जो लोनचारी है हिमाचल प्रदेश में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, सही है। और टांबा पंजाब में ये भी बिल्कुल सही है, यानी टांबा या जिसको बोला है तहमत, टांबा या तहमत यानी ये एक प्रकार की पंजाबी धोती है। ठीक है, पंजाब में पहने जाने वाली पुरुषों द्वारा धोती है, तो ये भी सही है। अगला आ जाता है कसाबा नागालैंड, तो कसाबा नागालैंड ये युग में असुमेलित है। क्यों? क्योंकि कसाबा नागालैंड में नहीं पहना जाता दोस्तों, कसाबा है वो पहना जाता है आपके जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पहना जाता है। जम्मू कश्मीर में आपने जाना होगा कि मतलब फिरन है डीलरला चोगा, वो जम्मू कश्मीर में पहना जाता है ना, जम्मू कश्मीर में फिरन। तो उस फिरन पर ही ऊपर लाल टोपी पहनी जाती है, लाल रंग की टोपी पहनी जाती है, उस लाल रंग की टोपी वही कहते हैं कसाबा। ठीक है, वो नागालैंड नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में पहनी जाती है। फिर है नववारी, तो ये बिल्कुल सही है। नववारी देखिए महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों में पहने जाने वाली एक विशेष प्रकार की साड़ी है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके प्रश्न संख्या जो 1 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से कौन सा उद्योग पशु उत्पाद आधारित नहीं है। तो देखिए कौन सा जो उद्योग है पशु उत्पाद आधारित नहीं है। तो देखिए लाख उद्योग, ऊन उद्योग, चमड़ा उद्योग, हाथी दांत कार्य। देखिए हाथी दांत का कार्य नाम से पता चल रहा है ये हाथियों से संबंधित है यानी पशु से संबंधित है। चमड़ा उद्योग पशुओं के चमड़े से है, और ऊन उद्योग पशुओं के ऊन से संबंधित है ना। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो जो लाख उद्योग है दोस्तों, ये लाख उद्योग वन उपज आधारित है। ठीक है, वन उपज आधारित उद्योग है ये लाख उद्योग। अब देखिए राजस्थान में ये लाख उद्योग का जो काम है वो देखिए अपने उदयपुर में चलता है। ठीक है, उधर जयपुर में चलता है, और उधर जोधपुर में चलता है लाख का काम। ऊन का काम देखें तो ऊन का बीकानेर में भी चलता है, ब्यावर में भी चलता है ना यहाँ पे। और इसके अलावा आपके जो टोंक वगैरह हुआ वहाँ चलता है। चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग टोंक में चलता है, और बीकानेर में जैसे नमदे वगैरह वो बनते ना। और जो हाथी दांत का कार्य है तो वही है, हाथी दांत का जोधपुर, उदयपुर, जयपुर है ना यहाँ पे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है कि जो प्रश्न संख्या 2 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कि वार्ड सभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है जहाँ से प्रश्न उठाया गया है ये वार्ड सभा वाला प्रश्न, तो ये टॉपिक आपके लेवल जो 1 है रीट वाले और लेवल 2 है दोनों के ही सिलेबस में आ रखा है। ठीक है, तो देखिए वार्ड सभा की गणपूर्ति पूछी है कुल सदस्य संख्या कितने प्रतिशत होने चाहिए ना। तो वार्ड सभा में जितने कुल सदस्य संख्या होते हैं उसका 10% गणपूर्ति होना आवश्यक है भाई। वार्ड सभा में जो मीटिंग बैठक होती है उसका 10% गणपूर्ति होना आवश्यक है। अब देखिए आपको वार्ड सभा बता दूं कि प्रत्येक वर्ष में कुल 2 बैठकें आयोजित होनी जरूरी है, जो 6 माह के अंतराल से होती है, 6 माह में एक एक। ठीक है, ये होती है वार्ड सभा। तो इस प्रकार आपके दोस्तों जो प्रश्न संख्या 3 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, अच्छा प्रश्न आ रखा है और ये भी दोनों लेवल में ही है कि कावड़ के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। मोस्ट प्रश्न है, पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कावड़ के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा गलत कथन है ना। तो देखिए कावड़ आपने देखी होगी, आप जानते हो, जो एक तो यहाँ पे जो शिव जी के भक्त हैं वो ले जाते हैं, और एक जो भगवान श्रवण थे पहले उन्होंने अपने जो माता पिता को जो तीर्थ यात्रा कराई वो कावड़ के माध्यम से कराई। तो आप जानते हो अच्छी तरह से कावड़ है क्या। तो देखिए कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है, बिल्कुल सही कथन है, कावड़ लाल रंग से ही रंगी जाती है। इसमें कई द्वार बने होते हैं, बिल्कुल द्वार बने होते हैं ना। ये एक मंदिर नुमा लकड़ी आकृति थी, बिल्कुल सही है, एक प्रकार का मंदिर होता है लेकिन लकड़ी से बना हुआ, ये भी सही है ना। लेकिन कौन सा गलत कथन है कावड़ के संबंध, ये गलत है कि लकड़ी के बने देवी मान है ना।
लकड़ी के बने देव विमान होते हैं ना, उनको बोलते हैं बेवाण। ये याद रखना कि बेवाण क्या है, तो लकड़ी के बने जो देव विमान होते हैं वो बेवाण होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 4 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर, कि रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। अब ये प्रश्न किससे आया है, साइंस से ना, यानी कि ईवीएस लेवल 1 वाले, और अब तो देखिए 2B1 में ही है, और इसके अलावा एसएसटी और एससी है ना, यानी कि साइंस, सोशल साइंस और एनवायरनमेंट स्टडी, इन सभी के प्रश्न आपके यहाँ पे अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न रखे गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वही रखे गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है कि रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। अब ये लेवल 1 में भी पूछा जाएगा ना, तो एसएस वाले देंगे उनके भी काम आ जाएगा, और साइंस का तो है ही प्रश्न। तो देखिए बता देता हूँ, रुधिर के कुल अवयव पूछे कितने हैं, 2 है। एक तो प्लाज्मा है और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। दूसरा कौन सा है, रुधिर कणिकाएं। ठीक है, ये 2 है रुधिर के कुल अवयव। रुधिर के कुल कितने अवयव, 2 है। पहला प्लाज्मा है और दूसरा रुधिर कणिकाएं हैं, 2 अवयव है। अब इसमें देखिए अगर पूछा कि रुधिर में कितना प्लाज्मा होता है, तो रुधिर में प्लाज्मा होता है दोस्तों 55%। ठीक है, रुधिर में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, 55। और अब बात करें कि प्लाज्मा की, तो जो प्लाज्मा होता है दोस्तों, प्लाज्मा ना, इसका वर्गीकरण करूं तो इसमें देखिए 8% है, वो तो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ है, जबकि 92% है जल गुलावार। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन रख लिया हमने। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 5 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पर, कि आंत्रशोथ नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो आंत्रशोथ नामक रोग है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, मुंह, उदर, फेफड़े, आंखें। तो आंखें, फेफड़े और मुंह आंत्रशोथ नामक रोग से अंग प्रभावित नहीं होता ना। देखिए नाम से पता चलता है, तो आंत्र, आंत्र मतलब या तो उदर होगा, और या अपने जो आंते हैं, आंत्र है वो। उदर और आंत्र 2 ऑप्शन होते हैं। आंत्र मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपके लिए फिर बताना इजी रहता है कि भाई आंत्र को देख आंत्र सही कर देना। उदर, उदर मैंने पेट। अब देखिए आंत्रशोथ के और भी नाम है। क्या नाम है, कि इसे बोला जाता है उदर फ्लू, या बोला जाता है उदर वायरस। उदर फ्लू और उदर वायरस बोला जाता है। आंत्र और जो उदर पेट है इसको ये प्रभावित करता है आंत्रशोथ, है ना। इसमें होता है क्या है, इसमें उल्टी और दस्त संबंधी बीमारी होती है, और ये विषाणु से फैलता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। अच्छा प्रश्न आया है प्रश्न संख्या 7, राजस्थान जीके से उठाया है, कि राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत कितने अभ्यारण्य हैं। और ऐसे प्रश्न पहले आ भी रखे हैं, पूछे भी जा सकते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना, है ना, इसके तहत कितने अभ्यारण्य राजस्थान में, 3, 4, 2, 5। तो राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट के कुल 3 अभ्यारण्य है। पहला है दोस्तों रणथंबोर। कौन सा है, रणथंबोर पहला है, जो कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। दूसरा है दोस्तों सरिस्का। कौन सा है, सरिस्का, जो अलवर में है। और तीसरा है दोस्तों बाघ परियोजना वाला मुकुंदरा हिल्स, है ना, ये है मुकुंदरा या दर्रा बोलते हैं, कोटा में स्थित है। ये 3 टाइगर प्रोजेक्ट के अभ्यारण्य हैं राजस्थान में। तो इस प्रकार दोस्तों आपके प्रश्न संख्या जो 7 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में, कि शारदा एक्ट का संबंध था। शारदा एक्ट का संबंध किससे था दोस्तों, शारदा एक्ट का संबंध है ना, तो देखिए अजमेर के, राजस्थान में अजमेर के थे ये हरविलास शारदा, पूरा नाम इनका हरविलास शारदा, अजमेर से। तो इनका संबंध किससे था, ये शारदा एक्ट किस चीज़ से संबंधित लेकर आए, बाल श्रम नहीं था, धूम्रपान या सती प्रथा नहीं था, बल्कि बाल विवाह सही उत्तर होगा। बाल विवाह से संबंधित था। इन्होंने शुरुआत में बाल विवाह में शारदा एक्ट में लड़की की अगर उम्र पूछे तो बता दो आपको 14 वर्ष थे। ये प्रश्न एक बनाया हुआ है, 14 प्रश्न उसमें लड़की की थी। ठीक है, और देखिए शारदा एक्ट है ये लेके आए थे 1929 में। शारदा एक्ट 1929 नाम था उसका। ठीक है, और वो अपने देश में लागू हो गया 1 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। फिर उसी में संशोधन किया इन्होंने। अब 1930 में इन्होंने ये किया, 1940 में इन्होंने क्या किया, लड़की की उम्र 14 से बढ़ाकर 15 भी कर दी। फिर वह संशोधन तो होता रहा। बाद में एक समय ऐसा आया कि बाल
ये देखिए अधिनियम शारदा एक्ट अधिनियम है, वो उसका नाम चेंज हुआ, उसका नाम बनाया कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ठीक है, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। और ये कब लागू हुआ 2006 वाला? ये लागू हुआ 1 नवंबर 2007 को। ठीक है, तो इस प्रकार ये फैक्ट आप याद रखना। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 8 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। तो अब शिक्षण विधियों के प्रश्न शुरू हो रहे हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण की पूछी है वे कौन सी विधि है जो पद्धति है कि जो दोषपूर्ण है लेकिन फिर भी मैंने उसमें कमियां तो है लेकिन फिर भी वो क्या सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है? लिखित विधि दोषपूर्ण नहीं है ना, और दोषपूर्ण है तो सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त नहीं होती है ना। कहानी विधि ये तो दोषपूर्ण है ही नहीं, कहानियों के माध्यम से तो बच्चे सीखते हैं, नाटक के माध्यम से बच्चे मनोरंजन करते हुए सीखते हैं, ये भी नहीं है। बच्ची कौन सी व्याख्यान विधि, वाकई में व्याख्यान विधि को दोषपूर्ण विधि ही है। कैसे है? क्योंकि इसमें क्या है कि केवल जो शिक्षक है, केवल शिक्षक है वो शिक्षक बना रहता है सक्रिय। शिक्षक क्या रहता है? सक्रिय रहता है, जबकि जो बालक है दोस्तों वो केवल निष्क्रिय रहता है। शिक्षक उसको व्याख्यान देता रहता है और बालक निष्क्रिय श्रोता ही रहता है ना। तो इस प्रकार ये दोषपूर्ण है, लेकिन फिर भी ये सर्वाधिक रूप में प्रयुक्त बिल्कुल होते हैं ना। अगर शिक्षक व्याख्यान देना बंद कर देगा, हमें पढ़ाना सिद्धांत रूप में पढ़ाना बंद कर देगा तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। यानी सर्वाधिक रूप में प्रयुक्त विधि भी व्याख्यान विधि ही है जो दोषपूर्ण भी है। तो प्रश्न संख्या 9 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 10 पर। और अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 10। और देखिए इसका मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कुछ दिनों पहले कुछ लड़कों ने मेरे से ये प्रश्न पूछा था, है ना। तो यही प्रश्न था वो दोस्तों जो मैं यहाँ पे लेके आ गया। और क्या है कि इसका पूरा जो डिटेल्स से समाधान क्या है वो भी बता दूंगा मैं ना। तो देखिए जिस विधि में अध्यापक सक्रिय बालक निष्क्रिय, यानी किस विधि में, सॉरी किस सही है, किस विधि में अध्यापक सक्रिय और बालक बिल्कुल निष्क्रिय रहता है? ऐसा प्रश्न था कि अध्यापक बिल्कुल सक्रिय रहता है और बालक बिल्कुल निष्क्रिय रहता है, ये कौन सी विधि? तो देखिए अवलोकन, कहानी कथन, प्रश्नोत्तर, नाट्यकरण, ये प्रश्न वो है जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे सामने जो भी बंदा ये प्रश्न लेके आया उसको धन्यवाद है ना। तो ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखिए इसमें वो क्या है कि कन्फ्यूजन होता है, किसी ने बताया उसको अवलोकन, किसी ने बताया प्रश्नोत्तर, है ना। तो उन्होंने पूछा कि सर इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए अब देखिए मैंने उसी समय बता दिया भाई इसका कहानी कथन होगा और कहानी कथन ही इसका सही है। अब वो कैसे सही है तो फिर इसका देखिए समाधान यहाँ पे बताऊंगा। देखिए अवलोकन में होता क्या है, देखिए अध्यापक सक्रिय रहता है, अवलोकन में बालक निष्क्रिय रहता है। तो अवलोकन में बालक निष्क्रिय कैसे रहेगा? अवलोकन का अर्थ होता है देखना, तो देखेगा क्या? फिल्म थोड़ी ना देखेगा। अध्यापक सक्रिय होता है मतलब अध्यापक तो अवलोकन कर रहा है, ठीक है, लेकिन किस चीज़ का अवलोकन कर रहा है? बालक कुछ कर रहे हैं उसी का तो अवलोकन कर रहे हैं, है ना। तो बालक भी यहाँ सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है, इस प्रकार अवलोकन विधि हट जाएगी। ठीक है, ये मैं गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, यही काम आएंगी। प्रश्न उत्तर में अध्यापक बिल्कुल सक्रिय रहता है, प्रश्न पूछ रहा तो बालक कहाँ निष्क्रिय रहते? बालक भी प्रश्न बता रहे, ये भी गलत हो गया। नाटकीकरण में भी अध्यापक और बालक दोनों सक्रिय रहते हैं, जबकि कहानी कहने में अध्यापक सक्रिय रहते हैं, जबकि जो बालक है वो निष्क्रिय होकर ही सुनते हैं, है ना। वो बाद की चीज़ है जब वापस कहानी कहलवाई जाती है छात्रों से ना, लेकिन कहानी कहने में अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय रहता है, यही इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या जो 10 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 अच्छा प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? एक अच्छा परीक्षण की बहुत मतलब 5 से लगभग विशेषता बताई गई है, वो आपको विशेषता रट के जानी है, क्योंकि हर बार एक प्रश्न इनसे पूछा जाता है और वो किसी भी विषय में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि परीक्षण हर विषय में होगा, मूल्यांकन होगा, तो एक क्वेश्चन जरूर है, डेफिनेटली आएगा। तो देखिए वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, उत्तीर्ण करना, तो कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? उत्तीर्ण करना ये विशेषता नहीं है ना। कौन सी विशेषता? देखिए वैधता है, यानी कि वैधता क्या होती है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण करवाया जा रहा है अगर वो उद्देश्य की पूर्ति होगी तो वैधता कहलाएगी। ठीक है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है दोस्तों? वस्तुनिष्ठता होती है जिसमें निष्पक्षता का भाव पाया जाता है, जो वस्तुनिष्ठ होती है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती है ना, यानी भेदभाव नहीं होता इसमें, बिल्कुल भी निश्चित उत्तर रहता है। ठीक है, विश्वसनीयता क्या होती है कि एक ही परीक्षा का बार बार अंकन करने पर, मूल्यांकन बार बार करो, बार बार परीक्षण करने पर भी समान परिणाम आए, है ना, समान रिजल्ट आए तो वो विश्वसनीयता कहलाती है। तो यहाँ पर ये तो अच्छे परीक्षण विशेषताएं हैं, ठीक है, तो लेकिन विशेषता नहीं है पूछा है
तो फिर उत्तीर्ण करना ये विशेषता इसकी नहीं हो जाती है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपके जो 11 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। बच्चों के लिए सीखने का अवसर प्रदान करना ना, सीखने का अवसर देना उसको, ये ध्यान में रखना। तो क्या नहीं करोगे। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे तभी तो अवसर मिलेगा। बिल्कुल सही है, समस्या सुलझाने का ना। उनकी बच्चों के उदाहरणात्मक समझना संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, ये भी सही है ना। उनके जो भी दिमाग में अवधारणाएं बन रही है उनको हम स्पष्ट करने में मदद करेंगे, बिल्कुल सीखने का अवसर मिलेगा ना, वो सीखेंगे, ये भी ठीक है। उन्हें सुझाव और संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखेंगे, बिल्कुल सही है ना। उन्हें सुझाव देंगे, उन्हें संकेत देंगे, उन्हें बताएंगे कि पूर्व ज्ञान से संबंधित, पूर्व ज्ञान से जोड़ दो ना नए ज्ञान को, फिर नया ज्ञान आपको अच्छी तरह से आसानी से अर्जित होगा। तो ये भी सीखने का अवसर है। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, यानी इस प्रश्न का ये उत्तर है, बस ये समझा दिया हमने, तो फिर सीखने का अवसर मिला कहाँ। ये तो जो का तो रटना हो गया। तो ये विशेषता नहीं है सीखने का अवसर में, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपके प्रश्न संख्या जो 12 है, प्रश्न संख्या 12 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध कौन सी शिक्षा होगी, है ना। कि पर्यावरण की समस्या हल करनी है तो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध कौन सी शिक्षा होगी। तो देखिए सामान्य शिक्षा तो सामान्य ही हुई, यहाँ पर्यावरण की पूछिए तो ये विकल्प हट जाता है। फिर प्रत्यक्ष शिक्षा, तो प्रत्यक्ष शिक्षा जरूर नहीं कि पर्यावरण की हो, और किसी भी विषय की हो सकती है। प्रत्यक्ष यानी कि उसे प्रत्यक्षीकरण करवाते हैं ना, ठीक है, इंद्रियों के मध्य सिखाते हैं, वो हो गई। अनौपचारिक इसे बोलते हैं बिना नियमों की शिक्षा। खुली शिक्षा यानी कि ये विद्यालय बने होकर कहाँ दी जाती है, घर पे, जबकि पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है विद्यालय में दी जाएगी, शिक्षक देगा ना। तो इसका उत्तर यही होगा कि पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण की जो भी समस्याएं हैं उनको पर्यावरण से संबंधित करके बताना है, तो वो पर्यावरणीय शिक्षा कहलाती है दोस्तों। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 13 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 है कि पर्यावरण या सामाजिक शिक्षण का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पर्यावरण और सामाजिक शिक्षण का क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए। पाठ्यक्रम असमान होना चाहिए, गलत चीज़ है। आयु अनुसार, शैक्षिक स्तर अनुसार या आयु और शैक्षिक दोनों। तो देखिए आयु अनुसार शैक्षिक स्तर ठीक है, लेकिन इनके दोनों तो मतलब ये विकल्प बिल्कुल उचित विकल्प होगा ना, कि आयु के अनुसार भी होगा, मानसिक या वास्तविक जो बालक की आयु क्या है वैसा पाठ्यक्रम रखें, है ना। और शैक्षिक स्तर, उसका स्तर कितना है ना, वो रखे, वही पाठ्यक्रम उपयुक्त है। अब ऐसे है कि भाई कोई 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, आयु कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 होगी, ठीक है, 10 या 11, लेकिन आप में पाठ्यक्रम रख रहे हो आप 15 साल के बालक वाला, तो क्या वो सही है, वो गलत है दोस्तों। तो इस प्रकार उसकी आयु और शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए ही जो पर्यावरण है, सामाजिक है या अन्य कोई विषय उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों आपके प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 है कि पर्यावरण एवं सामाजिक शिक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आप प्रभावी शिक्षण के लिए क्या सुझाव देंगे। यानी पर्यावरण और सामाजिक शिक्षण का जो विस्तृत पाठ्यक्रम, बहुत लंबा पाठ्यक्रम है ना, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रभावी शिक्षण करना, तो आप क्या करोगे, एक शिक्षक के रूप में क्या सुझाव देंगे। आप बिल्कुल नवीन पुस्तकों से शिक्षण कराओ, तो कि विस्तृत जो पाठ्यक्रम है नवीन पुस्तकों में आ जाए, है ना। और क्या है कि वहाँ पर नई तकनीक होगी पढ़ने की, सरल लैंग्वेज भी होगी, तो उस माध्यम से आप विस्तृत पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हो। ये चीज़ आपके विस्तृत पाठ्यक्रम वाली क्या चीज़ है, आपके ये ठीक है, जहाँ रेट में सिलेबस ज़्यादा बढ़ गया उनके लिए। नवीन शिक्षण मशीनों का प्रयोग, अब शिक्षण मशीनों का प्रयोग आप कर सकते हो तो करो, ठीक है ना। बाकी ये है कि अगर बुक ना मिले तो बिल्कुल आप ऑनलाइन पढ़ो, ये शिक्षण मशीन एक तकनीक है, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि वो बिना आपको मतलब ऐसा है कि आपके पास जो भी बुक है नई लेके नहीं आनी पड़ेगी, ऑनलाइन पूरा टॉपिक पढ़वा देंगे, तो नई शिक्षण मशीन ये भी ठीक है। और पाठ्य वस्तु को आप खंडों में विभाजित कर दो, है ना, खंडों में विभाजित करो, एक साथ मत पढ़ो, तो ये भी बिल्कुल सही तकनीक है, यानी कि यहाँ उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 15 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार दोस्तों ये थे आपके आज के पर्यावरण शिक्षण और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको टारगेट रखना है दोस्तों कि 12+ का तो टारगेट रखना ही रखना है, इससे ज़्यादा हो रहे हैं उसका मतलब तैयारी बिल्कुल अच्छी है उसकी भाई, बहुत बेटर है ना।
और अगर 12 से नीचे हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तैयारी नहीं है, तैयारी है, लेकिन ये हो रहा है कि कहीं 1-2 नंबर की चूक हो रही है, उस चूक को, उस त्रुटि को पूरा कीजिए, है ना, थोड़ा और सुधार कीजिए ताकि जो अगला टेस्ट आएगा उसमें आप फ़ायदा ले सको। और हाँ, एक बात ध्यान रख लेना कि ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इनको आप जो मिस कर रहे हो ना, ये अभी तो कुछ नहीं होगा आपको, ये गलती वाकई में गारंटी ले लेता हूँ मैं कि ये जो आपकी गलती कर रहे हो ना, इस गलती का पश्चाताप जरूर होगा जो मिस कर रहे हैं इस वीडियो को ना। ये मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए ही प्रयास कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत करके ये प्रश्न लेके आ रहा हूँ। अच्छे प्रश्न है और यहाँ से ज़रूर प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए अभी जो 2-3 दिन पहले प्रश्न हुआ था एक स्टेनोग्राफ का, ठीक है, जो हुआ था एग्ज़ाम हुआ था अभी 1-2 दिन पहले ही। तो उसमें भी देखिए हमने भी जो काम शुरू ही किया है यूट्यूब पे, लेकिन उसमें देखिए आप में बेनिफिट मिल गया हमको, है ना, कि जो स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी प्रश्न आ रखे हैं ना। तो ये एक बेनिफिट है, जिन्होंने वीडियो देखा स्टेनोग्राफर को पेपर दिया तो उनके लिए जो फ़ायदा है। जो साइको वगैरह थी वहाँ से काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे गए इसमें। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत करना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।